हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन मटेरियल कॉस्ट। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं कास 6 है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन मटेरियल कॉस्ट। सबसे पहले इंट्रो में आपको लिखना है कि दिस कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड deals with principles and methods of determining cost of material निकालने के लिए प्रिंसिपल्स और मेथड्स को बताएगा। ये क्लास 6 प्रिंसिपल मीन्स रूल्स एंड गाइडलाइंस। मेथड्स का मतलब जो अब हम मटेरियल कॉस्ट का वैल्यूएशन करते हैं तो जैसे मटेरियल इशू किया तो हम देखते हैं फीफो से, मतलब फीफो फॉलो करें या लीफो फॉलो करें या फिर वेटेड एवरेज करें। तो ये है मेथड्स। तो क्लास 6 डील्स विद प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग कॉस्ट ऑफ मटेरियल। और आप ये भी कह सकते हो दिस क्लास 6 डील्स विद क्लासिफिकेशन, मेजरमेंट एंड असाइनमेंट ऑफ मटेरियल कॉस्ट। क्लासिफिकेशन कैसे करनी है, मेजरमेंट कैसे करना है और मटेरियल कॉस्ट को असाइन कैसे करना है, चार्ज कैसे करना है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे। फॉर डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस, किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट या सर्विस की कॉस्ट निकालने के लिए उसमें जो मटेरियल कॉस्ट कंपोनेंट होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो कॉस्ट प्रोडक्ट की निकालने के लिए, सर्विस की निकालने के लिए मटेरियल कॉस्ट को निकालना जरूरी है। तो क्लास 6 जो है वो डील्स करता है प्रिंसिपल मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग कॉस्ट ऑफ मटेरियल फॉर ए प्रोडक्ट और ए सर्विस। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट विल बी इंक्लूड इन मटेरियल, क्या क्या मटेरियल में शामिल होगा। तो क्लास 6 बोलता है कि मटेरियल इंक्लूड्स रॉ मटेरियल। ये कहता है कि मटेरियल में रॉ मटेरियल आएगा। जैसे शुगर इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं, शुगर इंडस्ट्री के लिए शुगर कैन जो होगा वो रॉ मटेरियल होगा। ऐसे ही सेमी फिनिश्ड जिसको हम बोलते हैं प्रोसेस्ड, सेमी फिनिश्ड में जैसे सीमेंट इंडस्ट्री के लिए जिप्सम जो है सेमी फिनिश्ड है मटेरियल। ऐसे ही अगर मैं शुगर इंडस्ट्री की बात करूं तो उसकी लाइम क्या है, सेमी फिनिश्ड है। ऐसी अदर्स में आएगा नट्स, बोल्ट। कंज्यूमेबल स्टोर्स ये भी मटेरियल में आता है, जैसे लुब्रिकेंट, पेंट जो आप प्लांट मशीनरी को मेंटेन करने में यूज करते हो कि प्रॉपरली वो चलती रहे, कोई रुकावट ना आए कोई। सब असेंबलीज ये भी मटेरियल में शामिल किया गया क्लास 6 में। सब असेंबलीज देखो एक इनका खुद का अपना एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी होता है, बिल्कुल अलग आइडेंटिटी होती है, मतलब अलग पहचान होती है और ये एक फॉर्म पार्ट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट होते हैं। जैसे बात करूँ इंजन, स्टीयरिंग, ऑटोमोबाइल के अंदर मैं बात करूँ अगर कार की, तो कार के अंदर देखो इंजन एक फॉर्म पार्ट होता है फिनिश प्रोडक्ट का। कार के लिए इंजन का काफ़ी बड़ा रोल होता है। स्टीयरिंग जो आप कार में बैठ के घुमाते हैं ड्राइवर, स्टीयरिंग। तो कार के अंदर जो इंजन है, जो स्टीयरिंग है, वो एक फॉर्म पार्ट होते हैं फिनिश प्रोडक्ट की, कार की। इसको बोलते हैं सब असेंबलीज। इनका खुद का अपना एक आइडेंटिटी होता है। उसके बाद स्पेयर्स, ऐसे छोटे छोटे पार्ट जिसको रिप्लेस करना पड़ता है। और एक है ब्रॉट आउट कंपोनेंट। ब्रॉट आउट कंपोनेंट्स ये भी फिनिश्ड प्रोडक्ट के एक फॉर्म पार्ट माने जाते हैं, मतलब महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। जैसे बात करूँ फैन बेल्ट, फैन बेल्ट आपकी कार में भी यूज़ होती है या आपकी एसी में भी यूज होती है। तो फैन बेल्ट का काम ये होता है कि वो एक तरह से जो हीट निकलती है इंजन में से तो उसको एक तरह से ठंडा करती है। जैसे ये फैन बेल्ट अगर ख़राब हो जाए तो ओवर हीटिंग होके इंजन ख़राब हो जाता है, या फिर आप कह सकते हो स्टीयरिंग प्रॉपरली वर्क नहीं करेगी। तो इसलिए फैन बेल्ट का काफ़ी बड़ा यूज़ है। ये एक मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट है। जैसे कोई बंदा अगर कार बना रहा है, कार मैन्युफैक्चर अगर कार बनाता है तो कार में
फैन बेल्ट को फिट करने के लिए फैन बेल्ट कहीं और किसी और मैन्युफैक्चरर से परचेज करता है, इसलिए हम बोलते हैं ये जो फैन बेल्ट है ये मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट है, किसी और से लिया गया है ये। और जो बंदा ले रहा है, जो मैन्युफैक्चरर, वो तो अपने प्रोडक्ट में इसको फिट करेगा अपने प्रोडक्ट, जैसे कार के अंदर फैन बेल्ट, एसी के अंदर फैन बेल्ट। अब मैं बात कर लेता हूँ कॉस्ट की। बात हो चुकी है मटेरियल की। मटेरियल में क्या आएगा? रॉ मटेरियल आएगा, सेमी फिनिश्ड आएगा, कंज्यूमर स्टोर्स आएगा, अदर्स, सम असेंबलीज, स्पेयर्स एंड ब्रॉट आउट कंपोनेंट्स। अब कॉस्ट की बात कर लेते हैं। कॉस्ट में सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। नाम से मालूम पड़ रहा है डायरेक्ट, मतलब डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल होती है ये। डायरेक्टली आप एट्रीब्यूट कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो, मेजर कर सकते हो किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर चार्ज करने के लिए। डायरेक्ट मटेरियल जो आप यूज करते हो उसकी कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल होती है, डायरेक्टली आइडेंटिफाई होती है। जैसे प्लास्टिक फॉर टॉयज मैन्युफैक्चरर। अगर मैं बात करूं, मैं जो खिलौने बनाते हैं उनके लिए डायरेक्ट मटेरियल क्या है? प्लास्टिक। डायरेक्ट मटेरियल प्लास्टिक हो जाएगा एक टॉयज मैन्युफैक्चरर के लिए। ऐसे इनडायरेक्ट मटेरियल ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं होते, ये डायरेक्टली आप इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते आप। जैसे एक इंस्टीट्यूट के अंदर पानी का कैंपर रखा है, अब पानी के कैंपर में फैकल्टी भी पी रहे हैं, बच्चे भी पी रहे हैं, काम करने वाले पी रहे हैं, कोई बाहर से आ रहा है वो भी पी रहे हैं। तो क्या इंस्टीट्यूट वाले ये डिसाइड कर सकते हैं क्या एक बच्चे ने कितने रुपए का पानी पिया? बता सकते हैं? एट्रीब्यूट कर सकते हैं? इजिली नहीं कर सकते। तो इनडायरेक्ट मटेरियल है ये, मतलब जिसको इजिली एट्रीब्यूट या आइडेंटिफाई नहीं कर सकते उसको इनडायरेक्ट मटेरियल बोलते हैं। जैसे और एक एग्जांपल लूँ फनी, जैसे गोलगप्पे खाने गए आप, एक लड़की, जैसे मैं नाम लेता हूँ मैं किसी का अच्छा सा, मोना गई गोलगप्पे खाने। तो गोलगप्पा जब खाने लगी मोना, तो मोना को थोड़ा मजा नहीं आया, तो मोना बोली भैया थोड़ा और तीखा। तो उसने क्या किया, थोड़ा सा मिर्च और नमक लेके पानी में मिला दिया, डाल के, एक लकड़ी सी होती है उनके पास, उसको हिला दिया और फिर दिया। फिर कोई और आ गया मोना के साथ, मोनिका और आ गई, मोनिका बोली भैया थोड़ा तीखा, तो फिर उसने वही पानी उसको दे दिया। तो अब वो पानी में तो मिर्च नमक मिल चुका है, अब जो भी आएगा वो सब खाएंगे उसको, सब उसमें यूज करेंगे। गोलगप्पे के अंदर सारे जो भी गोलगप्पे खाने आएंगे सभी के लिए वो पानी हो गया, वो सभी के लिए पानी यूज करने वाला है गोलगप्पे वाला। तो कहने का मतलब ये है, क्या वो गोलगप्पे वाला ये बता सकता है कि मोना ने कितने रुपए की मिर्च खाई है, कितने रुपए का नमक खाया है? क्या बता सकता है? वो नहीं बता सकता, इजिली आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। तो ये है इनडायरेक्ट मटेरियल, जिसको आसानी से पहचान नहीं सकते, आसानी से किसी प्रोडक्ट पे चार्ज नहीं कर सकते। प्रोडक्शन ओवरहेड नाम से ही मालूम पड़ रहा है, प्रोडक्शन के अंदर जो कॉस्ट लगती है जिसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। जैसे फैक्ट्री का रेंट, सैलरी ऑफ फैक्ट्री मैनेजर्स। इम्प्यूटेड कॉस्ट जिसको हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये वो कॉस्ट होती है जो डिसीजन मेकिंग में यूजफुल होती है। कैश आउटले होता ही नहीं इसके अंदर। कैश आउटले मतलब पॉकेट से, यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की पॉकेट से कुछ नहीं गया, सिर्फ डिसीजन मेकिंग के लिए यूज की जाती है ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उनकी खुद की बिल्डिंग है, वो अपने खुद की बिल्डिंग यूज करते हैं, तो अगर ये बिल्डिंग वो किसी थर्ड पार्टी को रेंट पे दे तो रेंट नहीं आएगा इससे। तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, जिसको वो एक अपॉर्चुनिटी को फॉरगिव कर रहे हैं, उसकी कॉस्ट, जो बेनिफिट वो गवा रहे हैं वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उनके लिए। कोई कैश आउटले नहीं होता इसके अंदर, बट हाँ डिसीजन मेकिंग के लिए यूजफुल है ये। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट नाम से मालूम पड़ रहा है, एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए, मैनेजमेंट करने के लिए बिजनेस कंसर्न को, जैसे सैलरी ऑफ वेजेस, सैलरी वेजेस ऑफ स्टाफ। अब नॉर्मल कॉस्ट नाम से मालूम पड़ रहा है, जो नॉर्मल नहीं होती, जो इरेगुलर होती है, जो अनएक्सपेक्टेड होती, मतलब आप उसकी उम्मीद नहीं करते बट फिर भी हो जाती है वो। जैसे फायर, एक गाना आता है ना फायर, तो फायर लग गया, शट डाउन होना। स्टैंडर्ड कॉस्ट नाम से मालूम पड़ रहा, खुद का अपना स्टैंडर्ड होता है, मतलब प्री डिटरमाइंड कॉस्ट होती है, पहले से डिसाइड की जाती है, बड़े बड़े एक्सपर्ट बैठ के कमेटी बैठी जाती है, फिर डिसाइड करते हैं कि हाँ इतनी कॉस्ट, ये एक स्टैंडर्ड कॉस्ट है। तो ये होती है प्री डिटरमाइंड कॉस्ट।
इसको इसलिए यूज किया जाता है कि कंपैरिजन किया जा सके एक्चुअल कॉस्ट के साथ, कि जो डेविएशन कितना आ रहा है, डिफरेंस कितना आता है, ताकि भविष्य में और अच्छे डिसीजन ले सके और ये डेविएशन ना आए। उसके बाद है प्रिंसिपल्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ रिसीट ऑफ मटेरियल। आप देखो, एक मैन्युफैक्चरर जो होता है वो मटेरियल परचेज करता है, रॉ मटेरियल, तो उसका वैल्यूएशन कैसे करेंगे? तो जब मटेरियल वो परचेज करेगा मैन्युफैक्चरर, तो उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे, मतलब प्रिंसिपल्स बताएगा वैल्यूएशन कैसे करना है। तो देखो, अगर नॉर्मल सप्लाई है तो नॉर्मल परचेज प्राइस के साथ जो नॉर्मल मटेरियल प्राइस होगा उसके साथ जो भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस लगे हुए हैं वो शामिल होंगे, कॉस्ट में, प्राइस के अंदर शामिल होंगे। फ्रेट इनवार्ड, गुड्स को अंदर लाने के लिए, फैक्ट्री में लाने के लिए जो भी आपने भाड़ा दिया, फ्रेट इनवार्ड्स, वो भी प्राइस में शामिल होगा। इंश्योरेंस करवाया है ट्रांजिट में, वो भी शामिल होगा प्राइस में। कोई अदर एक्सपेंस जो डायरेक्टली कनेक्टेड है टू द प्रोक्योरमेंट, यानी फैक्ट्री में गुड्स को लाने के लिए जो भी डायरेक्टली कनेक्टेड एक्सपेंसेस है वो भी प्राइस में शामिल होंगे। बट ध्यान रखना, अगर कोई ट्रेड डिस्काउंट मिला है, कोई रिबेट मिली, कोई रिफंड मिला है, तो फिर नेट कर लेना उनको, यानी लेस हो जाएगा। ये तो नॉर्मल सप्लाई थी। अगर बात करूं मैं इंपोर्टेड की, यानी इंडिजीनियस, तो उसको जब हम देखते हैं, उनका जब हम प्राइस निकालते हैं, तो परचेस ऑर्डर को एक बेस लेके चलती है, क्योंकि परचेस ऑर्डर के अंदर कुछ टर्म्स कंडीशन होती है, परचेस ऑर्डर के अंदर कुछ टर्म्स कंडीशन होती है जिसके बेस पे हम प्राइस निकाल सकते हैं। लेकिन फिर भी प्राइस को हम एज पर इनवॉइस भी कंसिडर कर लेते हैं। और इसके अंदर देखो, फॉरेक्स, जब हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो हमें पेमेंट जो करनी होती है वो फॉरेन करेंसी में करनी होती है, तो उसका रेट कैसे है? जिस डेट पे ट्रांजैक्शन हो रही है, तो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन पे जो भी रेट होगा फॉरेक्स का, फॉरेन एक्सचेंज का, वो अप्लाई होगा। तो प्राइस के अंदर, इसके अंदर जो प्राइस होगा इन केस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, तो नॉर्मल प्राइस, मटेरियल प्राइस प्लस कस्टम ड्यूटी जो पे करता है बायर, कोई फ्री ड्यूटी या कंसेशंस है तो वो सेट ऑफ हो जाएगा। कोई क्लियरिंग चार्जेस पे करता है, तो वो ऐड हो जाएगा कॉस्ट में। कोई कंजेशन चार्ज पे करता है, मतलब जैसे कई बार ऐसा ट्रैफिक होता है बहुत ज़्यादा, मतलब ट्रांसपोर्ट को लेके काफ़ी मुसीबतें होती है, काफ़ी डिफिकल्टीज होती है, और वो प्रोडक्ट जो वो इंपोर्ट कर रहा है काफ़ी उसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में उनसे चार्ज लिया जाता है कंजेशन, मतलब एक ट्रैफिक को कम करने के लिए बोल सकते हो आप। तो ये भी प्राइस में शामिल होगा इंपोर्टेड गुड्स के में। इंटरमीडिएट स्टोरेज, बीच में कहीं स्टोर किया इंपोर्टेड गुड्स को, तो उस पर कोई चार्जेस पे किया तो वो भी आ जाएगा। हार्बर चार्जेस, मतलब कोई बंदरगाह चार्जेस, वो भी प्राइस में इंक्लूड होगा। इसके अलावा कोई हैंडलिंग कॉस्ट है, यानी जो मटेरियल आप लेके आ रहे हो फैक्ट्री में, उसको एक उसके रख रखाव के लिए, उसको हैंडल करने के लिए एम्प्लॉइज को अपॉइंट करोगे आप, तो कितने टाइम तक वो उसको हैंडल करता है, तो टाइम बेसिस पे कॉस्ट का अलोकेशन होता है यहाँ पर, वो भी इसमें ऐड हो जाएगी। इंस्पेक्शन भी होता है, जब फैक्ट्री के अंदर जैसे एंट्री होती है गुड्स की, तो इंस्पेक्शन के लिए बाहर से बंदे को बुलाते हो आप, या कई बार फैक्ट्री के अंदर भी होते हैं इंस्पेक्टर्स जो इंस्पेक्ट करते हैं, तो उनकी कॉस्ट, जितना टाइम वो लगाते हैं इंस्पेक्ट करने में, टाइम के बेसिस पे यहाँ पे अलोकेशन होता है कॉस्ट का, वो भी इसमें ऐड हो जाएगी। कंटेनर कॉस्ट, वो भी ऐड होती है। कई बार कंटेनर कॉस्ट जो है स्क्रैप में, उसको हम बेच भी सकते हैं बाद में, अगर कोई वैल्यू है उसकी तो इसको हम लेस कर देते हैं, कंटेनर की कोई स्क्रैप वैल्यू होती है तो। गवर्नमेंट से कोई सब्सिडी मिलती है तो वो लेस होती है। कोई सैनवेट क्रेडिट, मतलब कोई सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पे करी इनपुट पे, उसका क्रेडिट मिल रहा है आपको, तो वो तो लेस होगा। कोई रिबेट मिल रही, कोई रिलीफ मिल रही है, वो लेस होगी। कॉस्ट के अंदर क्या नहीं आएगा? बैंक चार्जेस तो बिल्कुल नहीं आ सकता। फाइनेंस कॉस्ट आपको ही पता है बिल्कुल नहीं आएगी। पेनल्टी अगर कोई ट्रांसपोर्टर के थ्रू लग रही है या कोई कस्टम्स विभाग, कस्टम अथॉरिटी लगाती है, तो वो भी कॉस्ट में नहीं आती इन केस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। उसके बाद बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इश्यू ऑफ मटेरियल। पहले तो मैंने बात की कि जब मटेरियल फैक्ट्री के अंदर आता है, रिसीट होता है, उस टाइम
प्राइस में क्या क्या कंपोनेंट्स आएंगे, कॉस्ट में क्या क्या कंपोनेंट शामिल करेंगे। उसके बाद है वैल्यूएशंस ऑफ इश्यू ऑफ मटेरियल्स, यानी ये मटेरियल जो है ये फैक्ट्री से इश्यू होगा, जो मैन्युफैक्चरर होगा वो इश्यू करेगा मटेरियल। तो कौन सा प्रिंसिपल्स आप फॉलो करोगे, आप फीफो फॉलो करोगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, या लीफो करोगे, लास्ट इन फर्स्ट आउट, या फिर दोनों में से नहीं, दोनों का मिक्सचर वेटेड एवरेज करोगे। तो ये होते हैं मेथड ऑफ वैल्यूएशन, जो आपने पढ़ भी रखे होंगे। और एक बार जो मेथड आपने फॉलो कर लिया तो वो कंसिस्टेंट बेसिस पे फॉलो करना है आपको। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, ये ऑब्जेक्टिव क्या है, यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी लेके आना, किसके अंदर, इन द प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग कॉस्ट ऑफ मटेरियल। तो यहाँ पे आ गया, एक बार फॉलो किया मेथड आपने तो कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। हाँ, कोई चेंजेस होता है तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा उसको, आपको अपने कॉस्ट स्टेटमेंट के अंदर। नॉर्मल जो स्क्रैप होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर, यानी उत्पादन के दौरान, मैन्युफैक्चर के दौरान जो नॉर्मल स्क्रैप होता है वो मटेरियल कॉस्ट का पार्ट बनता है। बट अब नॉर्मल कॉस्ट मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इससे पहले जब इश्यू करते हैं मटेरियल, या रिसीट करते हैं मटेरियल, तो अब नॉर्मल कॉस्ट तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगी, डिपेंड करता है कंडीशंस पे। और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैसे निकालनी होती, कास 5 बताता है इसके बारे में। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है 5 वो डील करता है ट्रांसपोर्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। उसके बाद आता है असाइनमेंट ऑफ कॉस्ट, यानी कॉस्ट को कैसे असाइन करते हैं, कैसे हम एक प्रोडक्ट पे चार्ज करते हैं। तो कॉस्ट के अंदर देखो मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंस भी होते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल भी होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसी कॉस्ट जो ट्रेसेबल होती है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, जो आसानी से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यानी मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस अगर आपने किसी थर्ड पार्टी को दिए, सपोज करो अगर आपने कोई मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस दिए किसी थर्ड पार्टी को, वो भी एक एक्सपेंस होता है आपके लिए, वो भी मटेरियल कॉस्ट का पार्ट बनेगा। कैसे, देखो जैसे मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ, मैंने रॉ मटेरियल कपड़ा लिया, उसकी सिलाई की शर्ट बनाई और उसकी डिजाइनिंग के लिए, उस पर कुछ लोगो लगवाने के लिए मैंने किसी थर्ड पार्टी को हायर किया हुआ है और मैंने वो शर्ट भेज दी थर्ड पार्टी के पास। तो थर्ड पार्टी को मैं जो पेमेंट करूँगा वो भी तो मेरी मटेरियल कॉस्ट का पार्ट होगी, क्योंकि मैं वो पे कर रहा हूँ, मैं प्रोडक्शन भी यूज़ कर रहा हूँ, मैं लोगो लगवा रहा हूँ थर्ड पार्टी से, थर्ड पार्टी को जो पेमेंट करूँगा वो भी मेरी मटेरियल कॉस्ट का पार्ट होगी। इनडायरेक्ट मटेरियल पता है आपको, लुब्रिकेंट्स, टूल्स, कंज्यूमेबल स्टोर्स। डायरेक्ट एक्सपेंस डायरेक्टली जो कनेक्टेड होते हैं। तो जो कॉस्ट का जो असाइनमेंट होता है, जो चार्ज होता है, वो होता है कॉस्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर। अब कॉस्ट ऑब्जेक्ट जो है वो कुछ भी हो सकता है, एक प्रोडक्ट भी हो सकता है, सर्विस भी हो सकती है, कस्टमर भी हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, एक्टिविटी भी हो सकती है, प्रोजेक्ट भी हो सकता है। अगर बात करूं कार प्रोड्यूसर्स की, तो कार प्रोड्यूसर्स के लिए कार क्या है, कॉस्ट ऑब्जेक्ट है। डिपेंड करता है सिचुएशन, कुछ और भी हो सकता है वो चाहे तो, क्योंकि अलोकेशन जो है, अब कॉस्ट ऑब्जेक्ट वो फंक्शन बेसिस पे भी ले सकता है या फिर नेचर बेसिस पे भी डिसाइड कर सकता है। तो ये भी बोलता है कि आप मटेरियल कॉस्ट निकाल रहे हो, जो भी इसमें कंपोनेंट्स होते हैं, आप इस कास्ट 6 के अंदर ये बताया जा रहा है कास्ट 6 के अंदर कि प्रेजेंटेशन कैसे करनी है आपको। मतलब कॉस्ट स्टेटमेंट जो आप प्रेजेंट करोगे, आप उस कॉस्ट स्टेटमेंट के अंदर आपको डायरेक्ट मटेरियल जो है ना, वो इस तरीके से दिखानी जैसे हम बता रहे हैं। मतलब कास्ट 6 बोल रहा है आपको ये बात, भैया ऐसे है, देखो प्रेजेंटेशन जो आप करोगे ना, तो ध्यान रखना कॉस्ट स्टेटमेंट के अंदर जो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट दिखाओगे आप, तो उसमें रॉ मटेरियल दिखाना, कंपोनेंट्स दिखा देना, सेमी फिनिश दिखाना और सब असेंबलीज दिखाना, बस ये मोटे मोटे दिखा देना। ये तो थी बात प्रेजेंटेशन की। अब डिस्क्लोज क्या करना है आपको कॉस्ट स्टेटमेंट में, वो भी पता होना चाहिए। कास्ट 6 ये भी बोलता है कि आपको इन आइटम्स को आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, इन आइटम्स को
डिस्क्लोज करना पड़ेगा। कौन कौन से आइटम? कोई मेजर आइटम है आपका, मेजर आइटम ऑफ मटेरियल, मतलब टोटल जो कॉस्ट है किसी मटेरियल की, उसका अगर 5% कम से कम अगर कोई बियर करता है कोई मटेरियल, तो मेजर आइटम हो गया आपके लिए, तो वो आपको दिखाना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा आपको। उसकी क्वांटिटी भी दिखाओ, रेट्स भी दिखाओ। अगर कोई चेंजेस करते हो, एनी चेंज इन कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और मेथड्स, अगर कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और मेथड्स में कोई बदलाव करते हो आप, तो उसको डिस्क्लोज कर दो आप। जो भी अबनॉर्मल कॉस्ट आपको इंकर हो रही है वो भी डिस्क्लोज कर दो आप। कोई डीमर चार्ज है, कोई पेनल्टी जो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी या कोई कस्टम अथॉरिटीज ने आप पे लाइवी कर रखी है, वो भी डिस्क्लोज करोगे आप। कोई गवर्नमेंट से आपको सब्सिडी मिलती है, कोई ग्रांट मिलती है, कोई इंसेंटिव मिलता है, वो भी आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, वो भी आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। उसके बाद कॉस्ट ऑफ मटेरियल प्रोक्यूर्ड फ्रॉम रिलेटेड पार्टी, यानी अगर आप किसी रिलेटेड पार्टी से कुछ मटेरियल प्रोक्यूर्ड करते हो, परचेज करते हो, उसकी कॉस्ट भी दिखानी पड़ेगी आपको। अब सवाल ये आ रहा होगा, सर रिलेटेड पार्टी होती क्या है? बस जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो बंदा खरीद रहा है, मतलब जो कंसर्न जो मैन्युफैक्चरर खरीद रहा है, उसका अगर उस सामने वाली कंसर्न के अंदर 50% या उससे अधिक इक्विटी शेयर्स होल्ड कर रखे हैं, तो उसके लिए वो क्या बन जाएगी? रिलेटेड पार्टी बन जाएगी। इम्पुटेड कॉस्ट दिखानी पड़ेगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दिखानी पड़ेगी आपको, डिस्क्लोज करना पड़ेगा आपको। कोई सिग्निफिकेंट या क्वांटिफाइबल या कोई मटेरियल कोई इम्पैक्ट है तो वो आप शो कर दो। इसके अलावा अपने कॉस्ट स्टेटमेंट के अंदर आप कोई फुटनोट भी आप ऐड कर सकते हो, आप बना सकते हो। जैसे बैलेंस शीट में आपने देखा होगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर जब आप एएस पढ़ते हो तो उसमें जो बैलेंस शीट बनती है एएस के हिसाब से, उसमें फुटनोट्स भी होता है, कभी नोटिस किया होता है आपने, वो ऑप्शनल होता है, बना सकते हैं। तो इसमें ही बोला कि कॉस्ट स्टेटमेंट के अंदर अगर चाहे कोई मैन्युफैक्चरर तो वो अपना एक फुटनोट ऐड कर सकता है, डिस्क्लोज कर सकता है वो।